हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है सम्मान। अकेली अपनी बेटी को पाल रही मेघा आज बहुत असमंजस थी। मेघा तय नहीं कर पा रही थी कि वे कहाँ जाए ना जाए, परंतु देवरानी दर्शना ने उसे बहुत प्यार से बुलाया। दीदी, आपको आना ही होगा, थोड़ी देर के लिए ही सही, पर आना जरूरी। गृह प्रवेश कार्यक्रम में भी आप नहीं आई थी। कल मैं आपका इंतजार करूंगी। पूजिता एक्लव्स सोसाइटी में तीसरे फ्लोर का फ्लैट है। अगले दिन मेघा वहां पहुंची। कितने सुंदर तरीके से सजा हुआ था। दरवाजा पर आम के पत्ते और गेंदे के फूलों की तोरण लगी ही थी। पास सुंदर फूलों के रंगों से सजी रंगोली बनी हुई थी। देहरी को हल्दी से लीप कर उसको कुमकुम से सजा रखा था। दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक और शुभ लाभ लिखा हुआ था। तभी मेघा का ध्यान डोर के ऊपर सुनहरे बॉर्डर से सजी लकड़ी की नेम प्लेट पर गया। उस पर दर्शना और उसके पति कुलदीप दोनों का नाम लिखा था। ये देख मेघा की आंखें न जाने क्यों सेजल गई थी। दिल में दर्शना के लिए खुशी थी, परंतु खुद के लिए वही जाना पहचाना दर्द था। खुद को संभालते हुए मेघा ने डोरबेल बजाई। दर्शना ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। दोनों देवरानी जेठानी गले मिली। दोनों का रिश्ता सहेलियों जैसा था। मेघा ने कहा, दर्शना, तुम्हारे घर बहुत सुंदर है। दर्शना ने अपने घर को कलात्मक तरीके से अपनी पसंद अनुसार सजा रखा था। दर्शना की पसंद में आसमानी पर्दे, हल्की गुलाबी दीवारों जिस पर दर्शना और कुलदीप की खूबसूरत शादी के समय की फोटो लगी थी। दर्शना अपनी जेठानी को हाथ पकड़कर ड्राइंग रूम में ले गई, जिसे देखते ही मेघा की आंखें चकित रह गई थी। दीवार पर दर्शना, कुलदीप और उसकी बेटी की प्यार भरी तस्वीर तक दर्शना के माता पिता उसके भाई बहनों के साथ वाली तस्वीर भी फ्रेम करवा कर लग रखी थी। दूसरी दीवार पर मेघा और उसके पति की तस्वीर थी, सासू माँ के साथ। एक ग्रुप में फोटो की दीवार पर लगी थी जो दर्शना के शादी के समय की थी। दर्शना ने जेठानी से पूछा, अब बताओ दीदी, कैसा लग रहा है घर? मैं और कुलदीप ने अपनी सैलरी से लोन लेकर इन 5 सालों में अपने खर्चों पर लगाम लगाकर तिनका जोड़कर अपना ये प्यारा सा घरोड़ा बनाया है। ये हमारी सपनों का घर है। दर्शना की ऐसी बात सुनकर मेघा की आंखें भर आईं। थोड़ी देर बाद ड्राइंग रूम में ऑरेंज जूस पीने के बाद मेघा ने कहा, दर्शना, क्या तुम्हें याद है जब तुम शादी होकर आई थी और तुमने यही बात कही थी कि ससुराल का घर तुम्हारे सपनों का घर है? दर्शना आशीन स्वर में बोली, हाँ दीदी, मुझे पता है, पर आप हर मकान को घर नहीं कह सकते। घर तभी होता है जब वहाँ रिश्तों की गर्माहट हो, खुशियों की धूप खिलती हो, जहाँ दिल का सुकून शांति मिलते हो, रहने को मन करता हो, घर को सजाने का मन करता हो। तब घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, दिल से अपने सपनों का घर लगता है। मैंने उसे घर को अपना माना जरूर था, परंतु वे मेरा घर नहीं बन पाया। मैंने बहुत कोशिश की, परंतु हमारे सास ससुर के झूठे विचार, उनके पुराने ख्यालात और पुरानी रीति रिवाजों की वजह से मुझे और आपके देवर को वह घर छोड़ना पड़ा। आपको तो सब पता ही है, तब बहुत दुख हुआ था हमें। दर्शना ने कहा, दीदी, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, रिश्ते एक तरफ से नहीं चलते। जिस घर में बहू का सम्मान और प्यार नहीं मिलता, वह घर असल मायके में ही कभी बन ही नहीं सकता। उस घर में हम दोनों को अपनी इच्छाएं मारनी पड़ती थी। हम हर पल यह एहसास दिलाया जाता था कि हम केवल उस घर की बहुएं हैं जो केवल अपना फर्ज, कर्तव्य और जिम्मेदारियां निभाती हैं। हमने तो उस घर को अपने सपनों का घर माना था, पर शायद कभी वह घर नहीं बन पाया। वह हमारे लिए मकान ही बनकर रह गया। दीदी देखो, मेरे सपनों के घर की दीवार, इस घर में मेरे सभी सपने हैं। मेरे माता पिता, भाई बहन, सास ससुर और आप और जेठ जी तस्वीरों में भी सही, पर हंसी मुस्कुराते साथ हैं। मेघा ने रुद्ध गले से कहा, दर्शना, तुम बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हारे पति हमेशा तुम्हारे साथ हैं। देवर जी ने उस घर में ही हमेशा तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारा सम्मान और वजूद बनाए रखने की पूरी कोशिश की थी। ससुराल हो या दुनिया में कोई और भी जगह हो, क्यों ना हो, एक बहू पत्नी का स्थान उसके पति ही तय करता है। यदि पति साथ हो, सम्मान दे, तो दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है कि वे उसे औरत को बेइज्जती कर सके या उस पर उंगली उठा सके। मेघा ने दर्शना को नए
घर की बधाइयाँ दी और गिफ्ट देकर बोली, अच्छा दर्शना अब मैं चलती हूँ, कभी टाइम मिले तो मिलने आ जाना। मेघा अपने घर वापस लौट आई। मेघा अपने मायके में अपनी 4 वर्षीय बेटी के साथ पिछले 2 साल से रह रही थी। अपने घर आकर मेघा का दिल भर आया। बालकनी में नीचे जमीन पर ही बैठकर वे फूट फूट कर रोने लगी। आज वे भी जी भरकर रो लेना चाहती थी। काफी देर तक रोती रही, फिर अतीत की यादों में खो गई। मेघा ने कितने अरमानों से ससुराल में कदम रखा था। शोभित मेघा का पति घर का बड़ा बेटा था। अपने माता पिता का बहुत आदर और सत्कार करता था। पहली रात को ही शोभित ने कहा, मेघा मेरे लिए मेरे माता पिता सर्वोपरि हैं। उन्हें कभी किसी भी शिकायत का मौका मत देना। बस मैं तुमसे यही चाहता हूँ। मेघा ने भी धीमी सी मुस्कुराहट से सहमति जताई थी, पर जल्दी ही उसे समझ आ गया था कि सास ससुर की नज़र में उसका कोई मोल नहीं है। वो केवल घर की जिम्मेदारियां संभालने और एक आदर्श संस्कारी बहू बनकर सास ससुर की सेवा करने के लिए आ गई है। घर के किसी भी निर्णय में कभी उसे शामिल नहीं किया जाता। घर में छोटे से छोटे निर्णय भी वह खुद नहीं ले सकती थी। यहाँ तक कि दोनों टाइम सब्जी भी वह अपनी सास से पूछकर ही बनानी पड़ती थी। बाजार चली जाए तो अपनी पसंद से कोई सामान नहीं खरीद सकती थी। छोटे से छोटे निर्णय भी वे खुद नहीं ले सकती थी। उसमें भी सास ससुर की मर्जी होना जरूरी था। जब कभी वह शोभित से अपने दिल की बात कहती तो एक ही जवाब होता, यह मेरे माता पिता का घर है। इस घर का हर निर्णय मेरे माता पिता लेते हैं। यदि कभी वे गलत भी होंगे तो भी मैं उनका विरोध नहीं करूँगा। उन्होंने मुझे पाल पोस कर काबिल बनाया है। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। वे आज भी पुरानी रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार चलते हैं। हमारे घर की रिवाज और परंपरा मेरी माँ ने बनाई है तो तुम्हें भी निभानी होगी। इस उम्र में मेरे मम्मी पापा नहीं बदल सकते, तुम्हें ही बदलना होगा। सास ससुर भी अपने बड़े बेटे से बहुत मोह रखते थे, क्योंकि वे हर निर्णय अपने माता पिता की सहमति से ही लेता था। पत्नी को उसने कभी अहमियत ही नहीं दी। शोभित घर का बड़ा बेटा था। माँ बाप उसे बहुत प्यार करते। इसी बात को लेकर वे इतराते थे। माता पिता के दिल में भी ये डर घर कर गया कि कहीं बहू हमारे बेटे को छीन न ले जाए। इस वजह से वे अक्सर बहू बेटे के बीच गलतफहमियों की दीवार पैदा करते रहते। मेघा ने भी अपने नसीब से समझौता कर लिया था। जब पति ही साथ ना दे तो ससुराल में बहू का कोई स्थान नहीं होता। 1 साल बाद मेघा के देवर का प्रेम विवाह हुआ। दर्शना दुल्हन बनकर घर आई तो मेघा को एक सखी मिल गई। शादी के कुछ दिनों बाद मेघा अपने देवर देवरानी के लिए टिफिन पैक कर रही थी, क्योंकि वे दोनों हनीमून पर जा रहे थे। उन्हें ट्रेन पकड़नी थी। देवर कुलदीप तैयार होकर कमरे से बाहर आया और अपनी माँ से कहने लगा, माँ दर्शना को कुछ मत कहना, उसने जीन्स पहनी है और हम बेंगलोर जा रहे हैं। वैसे भी ट्रेन का सफ़र है, सर्दी का समय है तो जीन्स और जैकेट आरामदायक व सुविधाजनक रहेगी। सासू माँ बोली, नहीं हमारे घर की बहू ऐसे कपड़े नहीं पहनती। देवर ने कहा, आपसे पहले भी कहा है, कपड़े खाने पीने उठने बैठने बाहर जाने आने पर फालतू की रोक टोक मत लगाया करो। आप जैसा व्यवहार भाभी के साथ करती हो वैसा दर्शना के साथ नहीं चलेगा। मुझे इन छोटी छोटी फालतू की बातों पर घर में किसी तरह का झगड़ा नहीं चाहिए। मैं और दर्शना शांति से रहना चाहते हैं, आप भी आराम से रहिए। सासू माँ ने फिर आखिरी तीर छोड़ा, तुम्हारे पिताजी गुस्सा करेंगे। देवर ने कहा, देखो माँ, आप ही पापा को जाकर उल्टा सीधा बोलती हैं, उन्हें उकसाती हो। पापा जी से आप कुछ मत कहना। वैसे भी पुरुषों को इन बातों से कोई मतलब नहीं होता, औरत ही उन्हें भड़काती रहती हैं। दर्शना से मैंने कहा कि वह आप दोनों का पूरा सम्मान करेगी, लेकिन अगर आप अपनी बहू को प्यार और सम्मान नहीं देंगे तो वह आपको अपने दिल में जगह नहीं दे पाएगी। फिर मत कहना कि बेटा बहू का पक्ष ले रहा है, जोरों का गुलाम बन गया है। आप लोग उसे घर का सदस्य मानो, तभी वह इस घर को अपना मान पाएगी और यहाँ के लोगों को अपना पाएगी।
अपने देवर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेघा की आंखें छलछला गई। ना जाने क्यों मेघा के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेघा को अपना समय याद आ गया। वे जब शादी करके पहली बार शोभित के साथ घूमने जा रही थी। उसने पजामा वाला सूट पहन रखा था और ऊपर से शॉल भी ओढ़ रखी थी, पर तब भी सासू माँ ने डांट दिया और बोली, सिंपल सूट सलवार पहनो, हमारे घर की बहुएं ये अनाप शनाप चीज नहीं पहनती हैं। उस समय शोभित ने भी माँ का ही पक्ष लिया और मेघा को ना चाहते हुए सिंपल सूट सलवार पहनकर जाना पड़ा। उसके बाद तो हर छोटी से छोटी बात को लेकर मेघा को हमेशा ही झुकना पड़ता था। वह अपनी पसंद का खाना पहनना, यहाँ तक कि अपनी पसंद से टीवी तक नहीं देख सकती थी। मेघा मन ही मन सोच रही थी कि शोभित ने क्यों नहीं कहा ऐसा। मैं भी तो शोभित की पत्नी हूँ। क्या एक पत्नी का बहू का कोई सम्मान नहीं होता, उसका कोई वजूद नहीं होता? आज दर्शना के पति ने अपनी पत्नी का ससुराल में सम्मान तय किया है। मेघा को पता था कि अब उसके सास ससुर दर्शना को सीधे सीधे किसी प्रकार के ताने या गलत बातों पर फिर रोक टोक नहीं करेंगे। एक ही घर के दो बेटों के नजरिए में कितना ज्यादा फर्क था। देवर जी अपने माता पिता को भी प्यार और सम्मान देते थे, लेकिन उनमें सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत थी। हनीमून से लौटकर दर्शना बहुत खुश थी। दर्शना ने आते ही अपनी नौकरी वापस ज्वाइन कर ली। साड़ी सूट के अलावा वे अन्य ड्रेस भी पहनती थी। सर पर पल्ला भी नहीं करती थी। अपने अनुसार घर से बाहर आना जाना करती थी। जब मेघा ने भी आधुनिक ड्रेस पहनने को बोला तो शोभित ने गुस्से से कहा, मैं अपने भाई जैसा बनना नहीं चाहता। भाई तो अपनी पत्नी का गुलाम बन चुका है। इस घर में तुम्हें मेरे माता पिता के कहे अनुसार ही चलना होगा। मेघा जो भौचक्की सी खड़ी रह गई। और अगर कोई पति अपनी पत्नी का साथ देता है तो वह उसको सम्मान से रखता है और उसे अपने घर में सम्मान दिलाता भी है, तो क्या वह पत्नी का गुलाम कहलाता है? मेघा ने तब पहली बार कहा था कि मैं भी तो तुम्हें सम्मान देती हूँ, तुम्हारे माता पिता का सम्मान करती हूँ, सेवा करती हूँ, तो क्या मैं गुलाम हूँ? शोभित ने गुस्से में बिना कुछ सोचे मेघा के मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। कुछ दिन बाद मेघा की देवरानी दर्शना ने अपने कमरे में अपनी और अपने परिवार वालों की कुछ तस्वीरें दीवार पर लगाने के लिए निकली तो सासू माँ ने उन्हें रोक दिया। तो देवर जी ने कहा, माँ ये दर्शना का भी घर है। जिस तरह से इस घर में मेरी और आपकी तस्वीर लगती है, वैसे ही दर्शना और उसके परिवार की तस्वीर भी लगेगी। हम ये तस्वीर सिर्फ अपने कमरे में लगा रहे हैं ताकि हमको कोई परेशानी ना हो। यह सुनकर सासू माँ चुप हो गई। मेघा को अपना समय याद आ गया जब मेघा ने अपनी मृत माँ की एक छोटी सी तस्वीर अपने कमरे में लगानी चाहिए तो सासू माँ ने कितना गुस्सा सुनाया था उसे। शोभित ने भी माँ का ही पक्ष लिया। आखिरकार मजबूरी में मेघा को वे तस्वीर अपनी अलमारी में ही रखनी पड़ी। आज तक वे तस्वीर वहीं पर रखी है। उसे कोई दीवार नसीब नहीं हुई। मेघा का जब भी दिल करता वे अलमारी से तस्वीर निकालकर अपनी माँ के सामने आंसू बहा लेती और फिर से उसे वहीं पर रख देती। कुछ समय बाद मेघा और दर्शना दोनों ही माँ बनने वाली थी। कुलदीप और शोभित की भी कोई बहन नहीं थी। अब बात आई दोनों की डिलीवरी के समय घर में काम कौन करेगा। तो सासू माँ ने फरमान सुनाया, दोनों बहुएं डिलीवरी के समय अपने अपने मायके चली जाएंगी। तो दर्शना ने कहा, मैं अपनी डिलीवरी ससुराल में ही कराऊंगी। मैं अपने मायके वालों पर कोई बोझ नहीं डालना चाहती। लेकिन मम्मी जी आप घबराए मत, हम 2 मेड रख लेंगे। एक घर का काम संभाले और दूसरी हमें और हमारे बच्चों को। मम्मी जी ने इस उम्र में घर का काम नहीं करेगा, ये हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सास ससुर दोनों बरस पड़े। उन्होंने मेड रखने के लिए साफ मना कर दिया। हम नौकरों के हाथ का खाना नहीं खाएंगे, हमारे घर में कोई मेड नहीं आएगी। मेघा के पति अपने माता पिता की बातों पर सहमति जताई। मेघा के पास डिलीवरी के समय मायके जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। हमेशा की तरह शोभित ने आज भी मेघा का साथ नहीं दिया। जब
अपना पति ही साथ ना दे तो बहू के लिए ऐसे ससुराल में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। वह परिस्थितियों से अकेले कब तक लड़ सकती है। मेघा मायके चली गई। मेघा के मायके जाने के बाद घर की सभी जिम्मेदारी दर्शना पर आ गई। अब तक तो सासू माँ ससुर जी की सेवा और घर के सभी कार्य मेघा संभालती थी, परंतु उसके चल जाने के बाद सास ससुर ने रिश्ते छोटी बहू और बेटे के साथ बिगड़ने लगे। घर में कलह की स्थिति बनती देख दर्शना परेशान रहने लगी, लेकिन देवर के निर्णय और वसूलों के पक्के थे। उन्हें बेवजह की रोक टोक गवारा नहीं थी। डिलीवरी का समय नजदीक आया तो हार मानकर दर्शना भी अपने मायके चली गई ताकि वे मानसिक रूप से शांत रह सके। परंतु यहाँ पर देवर जी ने एक कठोर निर्णय लिया। जब तक नेहा की डिलीवरी उसके मायके में हुई और वे पूर्णतः स्वस्थ हुई, तब तक देवर जी ने किराए पर घर खोज लिया। वे दर्शना को लेकर किराए के मकान में चले गए। डिलीवरी के बाद मेघा ससुराल पहुंची तो वहां पर देवरानी दर्शना के बिना ससुराल उसे डरावना पिंजरे नमक लगने लगा। वह दर्शना के साथ अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती थी। देवरानी जेठानी मिलकर घर की जिम्मेदारी निभा लेती थी, लेकिन मेघा को समझ आ चुका था कि शोभित उसका कभी साथ नहीं देगा। उससे कोई भी उम्मीद रखना व्यर्थ है। मेघा अपनी बेटी को भी अपने जैसी जिंदगी और हालात नहीं देना चाहती थी। कुछ समय बाद जब उसका धैर्य जवाब देने लगा तो उसने भी घर छोड़ने का निर्णय ले लिया। सोचा कि इस निर्णय से शोभित और उसके माता पिता सुधर जाएंगे। लेकिन जब मेघा घर छोड़कर मायके जाने लगी तो शोभित ने कहा, अगर तुम इस घर को छोड़कर जा रही हो तो दोबारा कभी इस घर में कदम मत रखना और भूल जाना कि ये घर कभी तुम्हारा था। मैं देखता हूँ तुम्हारे भाई भाभी तुम्हें कब तक रखते हैं। मेघा को मायके में रहते हुए अब पूरे 2 साल हो चुके हैं। शोभित ने मुड़कर कभी अपनी पत्नी और बेटी की सुध नहीं ली। मेघा की बेटी भी अब 4 साल की हो चुकी थी। मम्मा देखो ना, मैंने ड्राइंग बनाई। अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर मेघा ख्यालों से जागी। 4 साल की दीक्षा ने माँ को गले लगाते हुए कहा, मैंने पापा को भी भेज दी व्हाट्सएप पर। आम का फ़ोन से व्हाट्सएप में सब भी भेज दिया। पापा मुझे आम की बहुत याद आती है। मेघा ने देखा तो दीक्षा ने घर की प्यारी सी ड्राइंग बनाई थी जिसमें उसके दादा दादी बाहर गार्डन में बैठे थे। दीक्षा अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़े हुए थी। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। दीक्षा बोली, माँ इस पर माई ड्रीम हाउस लिखो ना, मैं पापा को फिर से भेजूंगी। मेघा की आंखों में आंसू बहने लगे। मेघा ने बेटी को गले से लगा लिया। मेघा ने अपने घर में वापस लौट आओ, किसी ने पीछे से आवाज लगाई। मेघा ने मुड़कर देखा, शोभित खड़ा था। दीक्षा दौड़कर अपने पिता के गले लग गई। शोभित ने उसे ढेर सारी चॉकलेट और गिफ्ट दिए। शोभित बोला, मेघा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी अहमियत समझ ही नहीं पाया। तुम इस घर के लिए कितनी जरूरी हो, मैंने कभी तुम्हारा साथ ही नहीं दिया। तुम्हारे जाने के बाद घर नहीं रहा। मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका भी नहीं दूंगा। मैंने मम्मी पापा को भी समझा दिया है कि वे कभी आगे से तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं देंगे। वे अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। मैं अब से हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। चलो अपने घर लौट चलो। मेघा शोभित के गले से लग गई। बहते हुए आंसू से दिल का मेल और दर्द भी धुल गया। अब मेघा जब ससुराल पहुंची तो उसे सास ससुर बदले हुए दिखे। मेघा और अपनी पोती दीक्षा को दिल से अपना लिया। अब उसे घर में कोई रोक टोक नहीं थी। मेघा खुलकर अपनी मर्जी से अपना जीवन जी सकती थी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो चैनल को कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।